फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड डॉक्टर सोनेन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था किस प्रकार से मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए थे ऑन द टॉपिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देयर एप्लीकेशन के ऊपर। आज हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, और ये हमारा सेट बी है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करेगा जिससे कि आपको फर्दर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। और साथ में अगर आपने मेरी वेबसाइट पर विजिट नहीं किया तो वेबसाइट को विजिट कर ले www.sonendragupta.blogspot.com पर और www.sonendragupta.com पर। इन वेबसाइट पर विजिट करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको प्रीवियस सेमेस्टर के आरजीबी के फुल लेंथ पेपर सॉल्यूशन मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं टुडे लेक्चर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देयर एप्लीकेशन एंड द टॉपिक इज होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेट डी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो भी हम लेक्चर बना रहे हैं उसमें मेन पर्पस ये होता है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कराना तो है, लेकिन उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बेस्ड जो आपकी थ्योरी है वो थ्योरी पे बेस्ड आपको पूरे लॉजिक आपको क्लियर करना जरूरी है। तो आज हम यहाँ पे बात करें लीनियर डिफरेंशियल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो पहले हम इनके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। जब भी अगर हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं हायर ऑर्डर की, तो यहां पर ध्यान रखना लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 होती है और उसका मतलब होता है कि ऑर्डर हमारे पास कोई भी हो। तो आप देखेंगे कि यहां पर फर्स्ट टर्म जो है जिसमें ऑर्डर आपको n दिखाई देगा, सेकेंड टर्म में आपको ऑर्डर n-1 दिखाई देगा और लास्ट टर्म में आपको ऑर्डर 1 दिखाई देगा। तो यहां पर ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पे आपको हर ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर आपके सामने आता है, तो ऐसी कंडीशन में उस होल सोल सिस्टम को हम बोलते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बीच में। होमोजेनियस कैसे कहते हैं? होमोजेनियस का मतलब ये होता है कि ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पूरी डेरिवेटिव सारे डेरिवेटिव जो सेम ऑर्डर के हमारे पास हो, जबकि नॉन होमोजेनियस का मतलब होता है कि इनडायरेक्टली वो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट कही जाती है। अब हम यहां पर बात करने वाले हैं होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट इज सेड टू बी homogeneous linear partial differential equation if the order is same and the standard form is del a0 del n z upon of del xn, a1 del n z upon of del xn minus 1 del y, or plus a2 del n z upon del xn minus 2 del y2 and so on an del n z upon of del yn equal to f of xy। यदि हम क्या माने कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास d का मतलब जो है del upon del x और d डैश का मतलब अगर हमारे पास del upon del y है, तो ऐसी कंडीशन में इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर देते हैं उसके डेरिवेटिव की फॉर्म में, यानी कि a0 d टू द पावर n प्लस a1 d टू द पावर n माइनस 1 d डैश प्लस a2 d टू द पावर n माइनस 2 d डैश स्क्वायर एंड सो ऑन an d डैश n z इक्वल टू f ऑफ xy। अब इस पूरी इक्वेशन को हम यहां पर लिख सकते हैं, ये पूरी इक्वेशन जो है वो हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज द f ऑफ d d डैश f ऑफ d d डैश z इक्वल टू f ऑफ xy। ओके, अब अगर हम इस इक्वेशन का अगर हम सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता है वो z इक्वल टू ca प्लस pi होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है तो हमें दो पार्ट्स हमें चाहिए, एक चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा चाहिए पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पहले आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज द रूल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो नेक्स्ट हमारा है रूल्स टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन व्हेन f ऑफ xy इक्वल टू 0। अगर मेरा f ऑफ xy इक्वल टू 0 होगा तो ऐसी कंडीशन में मेरी जो इक्वेशन होगी वहां पर f ऑफ xy की जगह 0 हो जाएगा। अब अगर हमें कभी भी अगर हमें इस इक्वेशन से अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है तो d की जगह m और d डैश की जगह 1 रखते हैं। तो यहां पर कुछ केसेस अराइज होते हैं। केस नंबर 1, व्हेन द रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट, यदि आपके रूट्स अगर आपके पास डिस्टिंक्ट मिलते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका होता है phi1 y plus m1x, phi2 y plus m2x and phi n y plus mnx। केस नंबर 2,
व्हेन द रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रिपीटेड, अगर आपके रूट अगर रिपीट होते, हो सकता है कि रूट आपके 2 रिपीट हो रहे हो सकता है कि रूट आपके 3 रिपीट हो रहे हो, या उससे ज्यादा अगर आपके रिपीट हो रहे हैं। मान लो कि अगर हमारे पास रूट्स अगर 2 हमारे पास है, दोनों के दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो उसको लिखने का तरीका होगा सी एफ इक्वल टू फाई 1 y प्लस m1x प्लस x फाई 2 y प्लस m1x। मान लीजिए अगर आपके 3 रूट्स अगर रिपीटेशन फॉर्म में आ रहे हैं तो फिर कैसे लिखेंगे, फाई 1 y प्लस m1x प्लस x फाई 2 y प्लस m1x प्लस x स्क्वायर फाई 3 y प्लस m1x। मान लीजिए अगर हमारे पास ये रूट अगर आ रहे तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो टर्म होगी वो x टू द पावर r माइनस 1 तक लिखी जाएगी। केस नंबर 3 है जो स्पेशल केस है, इस केस को आप ध्यान रखिएगा। द CF corresponding to the non repeated factor d dash z equal to 0। जब भी अगर हमारे पास d dash z वाला टर्म अगर हमारे सामने आता है तो ऐसी कंडीशन में आपका CF जो होगा वो CF इक्वल टू पाई 1 x कहलाएगा। लेकिन यही फैक्टर अगर मेरे पास रिपीटेशन फॉर्म में आ जाते हैं तो इसको लिखने का तरीका होगा पाई 1x प्लस y फाई 2x प्लस y स्क्वायर फाई 3x प्लस y टू द पावर m माइनस 1 फाई m ऑफ x। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें तब निकालना है जब आपका एफ ऑफ एक्स वाई जो हो नॉट इक्वल टू 0 हो। मान लेते हैं कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वो a0 डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स एन, a1 डेल एन जेड अपॉन ऑफ डेल एक्स एन माइनस 1 डेल वाई प्लस a2 डेल एन जेड अपॉन ऑफ डेल एक्स एन माइनस 2 डेल वाई स्क्वायर एंड a3 डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स एन माइनस 3 डेल वाई 3 और अप टू an डेल एन जेड अपॉन ऑफ डेल वाई एन एफ ऑफ एक्स वाई। ध्यान इस बात का रखिएगा, जब भी अगर हम यहाँ पर होमोजीनियस की अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो होमोजीनियस के अंदर क्या होता है कि पूरे डेरिवेटिव जो होते हैं सेम ऑर्डर के होते हैं। अभी हमने सीखा किस प्रकार से हम यहाँ पर इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यदि उसके पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें निकालने हो तो वो इंटीग्रल कैसे निकाला जाए। तो हमने इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पर मान लिया कि हमारे पास जो इक्वेशन जो वो एफ डी डी डैश जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो फॉर्मूला होता है वो 1 अपॉन एफ डी डी डैश एफ ऑफ एक्स वाई होता है। तो यहां पर जैसे जैसे एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू पे चेंज होते जाता है वैसे वैसे हमारा रूल भी चेंज होते जाते हैं। तो मेथड टू फाइंड द पीआई, तो पहले हम यहां पे बात करते हैं जनरल मेथड। यदि हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई के साथ अगर इनटू में अगर डी आता है तो डेल अपॉन डेल एक्स यानी कि उसको हम डिफरेंशियल करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर डी डैश आता है तो हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। लेकिन अगर 1 अपॉन डी आएगा तो इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेकिन y को कांस्टेंट मानते हुए। 1 अपॉन डी डैश आएगा तो इंटीग्रल करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, x को कांस्टेंट मानते हुए। तो ये हमारे पास कुछ 4 जनरल रूल हैं जो हमारे किसी भी तरीके से अप्लाई हो सकते हैं। अब मेथड नंबर 1 है, यदि अगर आपका एफ ऑफ एक्स वाई टू द पावर ax प्लस बी वाई की फॉर्म में आ रहा है तो यहां पर हमारे पास 2 कंडीशन होगी। हम क्या करेंगे कि x के कोएफिशिएंट को d की जगह और y के कोएफिशिएंट को d डैश की जगह रख के देखेंगे। हो सकता है कि आपका एफ ऑफ ए बी जो है वो 0 ना आए और हो सकता है कि आपका एफ ऑफ ए बी जो है वो 0 आ जाए। तो हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। यदि अगर आपका एफ ऑफ ए बी अगर 0 के इक्वल नहीं है तो डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर आपका वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे जो भी मेरा फैक्टर यहां पर है उसका ऑर्डर क्या है। यदि उसका ऑर्डर 1 है तो ऊपर हम x की पावर 1 और यहां पर डेल अपॉन डेल डी कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास एफ डी डी डैश का ऑर्डर अगर 1 से ज्यादा होता है, मान लो ऑर्डर मेरे पास 2 है तो ऊपर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 बार डिफरेंशियल हो जाएगा। लेकिन इसी प्रकार अगर ये हमारे पास डेरिवेटिव का ऑर्डर और भी अगर ज्यादा होता है तो ऐसी कंडीशन में हम उसको उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे और एक्स की पावर उतनी इंक्रीज कर देंगे। मेथड नंबर 2, when f of xy equal to x to the power n y to the power n where m and n are by the may be positive और नेगेटिव दोनों हब के यहां पर हो सकते हैं। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि एफ डी डी डैश को हम यहां पर ऊपर इनवर्स में ले आएंगे और इस पूरी टर्म को हम बायनोमियल थ्योरम से एक्सपांड करेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यहां पर यह है कि अगर x की पावर की एब्सोल्यूट वैल्यू y की पावर की एब्सोल्यूट वैल्यू से ग्रेटर या इक्वल है तो हमारा एक्सपांशन जो होगा वो डी डैश अपॉन डी की फॉर्म में होगा। लेकिन अगर हमारे पास x की पावर की एब्सोल्यूट वैल्यू अगर y की पावर की एब्सोल्यूट वैल्यू से लेस देन या इक्वल टू है तो आपका एक्सपांशन जो होगा वो d अपॉन डी डैश की फॉर्म में किया जाएगा। अब यहां पर हमें कुछ बायनोमियल थ्योरम की एक्सपांशन की रिक्वायरमेंट आएगी। तो वो बायनोमियल थ्योरम की एक्सपांशन कौन कौन से हो सकते हैं तो वो भी मैंने यहां पर स्पेसिफाई किया हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लेक्चर को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और साथ में थम्स अप देना ना भूलिएगा, यानी कि लाइक करना ना भूलिएगा।
तो नोट हमारे पास है 1 प्लस डी की पावर -1, 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यू होता है। अगर 1 माइनस डी की पावर -1 होती है तो सारी टर्म प्लस में आ जाती है। इसी प्रकार अगर 1 प्लस डी की पावर -2 होता है तो 1 माइनस 2d प्लस 3d स्क्वायर माइनस 4d क्यू होता है। और अगर 1 माइनस डी की पावर -2 होती है तो सारी टर्म प्लस की फॉर्म में आ जाती है। मेथड नंबर 3, इसको बोलते हैं हम शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन अगर पाई ऑफ एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो ऐसी सभी कंडीशन पे हम यहां पर शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं कि 1/f dd डैश पाई ऑफ एक्स प्लस बी वाई, तो हम क्या करेंगे, यहां पर x के कोफिशिएंट को d से और y के कोफिशिएंट को d डैश से रिप्लेस करेंगे। लेकिन हम ये देख लेंगे कि हमारे पास इस f dd डैश का ऑर्डर कितना है। अगर ऑर्डर 1 है तो यहां पर एक बार इंटीग्रल किया जाएगा, अगर ऑर्डर 2 है तो यहां पर 2 टाइम इंटीग्रल किया जाएगा, अगर ऑर्डर 3 है तो यहां पर 3 टाइम इंटीग्रल किया जाएगा। तो अभी हम मान लेते हैं कि इसका ऑर्डर मेरे पास n है, तो मैंने यहां पर n टाइम इंटीग्रल किया हुआ और यहां पर मैंने इस ax प्लस बी वाई को मैंने यहां पर b से रिप्लेस कर दिया है और यहां पर dv की पावर n ले लिया। लेकिन ध्यान रखना ये रूल हमारा तभी अप्लाई होगा जब आपका f ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अगर आपका वैल्यू अगर 0 हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में हमारी 0 वाली कंडीशन सेम होगी कि हम x की पावर 1 और डेल अपॉन डेल डी एफ डी डी डैश अप्लाई कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा मेथड नंबर 4 है, दिस इज द स्पेशल कंडीशन। इस मेथड को वैसे हम बहुत कम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर। 1/d माइनस एम डी डैश एफ ऑफ एक्स वाई इंटीग्रल एफ एक्स ए माइनस एम एक्स डी एक्स होता है, जहां पर हम y को रिप्लेस कर देते हैं a माइनस एम एक्स से। अगर d प्लस एम डी डैश होता है तो y हमारा रिप्लेस हो जाता है a प्लस एम एक्स से। डियर फ्रेंड्स, यहां पर मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो भी थ्योरी होती है वो थ्योरी को मैंने यहां पर आपको बता दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिक्वायरिंग एक्जैक्टली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, two or more independent variable, more than one independent variable, an equal number of dependent and dependent variable। देखिए, जब भी अगर हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना जरूरी है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मुझे यहां पर लगता है कि इसका ऑप्शन बी इज अ परफेक्ट सॉल्यूशन। तो यहां पर बी जो है इसका परफेक्ट सॉल्यूशन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नॉन होमोजेनियस which may contain terms which only dependent on the independent variable। देखिए, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन जो है जो कंटेन करती है ओनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, हाँ ये परफेक्ट है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, होमोजेनियस इक्वेशन आर दोज इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव appear in terms with a degree exactly 1। डिग्री exactly 1 मतलब क्या हुआ? क्योंकि हम यहाँ पर जब होमोजेनियस की जब हम बात कर रहे हैं तो होमोजेनियस का मतलब ये होता है कि हमारे पास जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव होंगे उन सभी का ऑर्डर 1 होगा, लेकिन उनकी डिग्री भी 1 होगी, क्योंकि एक्चुअली में जो उसका नाम जो है वो होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, the solution of the partial differential equation del 2z upon del x square 4 del 2z upon del x del y minus 5 del 2z upon del y square equal to 0 है। अब चूंकि यहां पर इक्वल टू में 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। तो अब मैं इस इक्वेशन को क्या करता हूं, इस इक्वेशन को यहां पर लिख लेता हूं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। तो आपकी इक्वेशन जो है दिस इज द del 2z by del x square प्लस दिस इज 4 प्लस 4 del 2z अपॉन del x del y माइनस 5 del 2z अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू आपका 0 लिखा हुआ है। अब चूंकि हमारे पास 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसको हम d और d डैश के ऑपरेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास दिखाएगा जैसे d स्क्वायर प्लस 4 d d डैश माइनस 5d डैश स्क्वायर z इक्वल टू 0। अब इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो हमें क्या बनेगा, d की जगह m और d डैश की जगह 1 रखेंगे हम, तो ये आपकी हो जाएगी दिस इज m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 5 इक्वल टू 0। इसके जो फैक्टर आएंगे वो मेरे पास आएंगे दिस इज m प्लस 5 और m प्लस 5 और m माइनस 1
इक्वल टू 0, यानी कि m इक्वल टू मिलेगा मुझे -5 और +1 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे z की जो वैल्यू मिलेगी वो z की वैल्यू मेरे पास होगी, दिस इज f1, दिस इज y माइनस 5x प्लस f2, दिस इज y प्लस x। अब हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो y माइनस 5x और y प्लस x है। तो दिस इज z इक्वल टू 5 y माइनस 5x और y2 y प्लस x से, 5 y प्लस 5x और 5 y माइनस x से। तो मेरा माइनस आया है वो, तो इसका मतलब है कि मेरा ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो मेरा यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही माना जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर डी डैश प्लस डी इंटू डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। देखिए, जब भी अगर हमारे पास इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो आप उस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारी इक्वेशन यहां पर क्या है? दिस इज डी स्क्वायर डी डैश। तो हमारी दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज डी स्क्वायर, दिस इज डी स्क्वायर डी डैश प्लस देन डी डैश स्क्वायर डी इंटू डी डैश स्क्वायर डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। जब भी अगर हमारे पास इस टाइप की क्वेश्चन आया तो आप क्या करिएगा, इसमें देखिए कि हमारे पास डी डैश की कौन कौन सी टर्म कॉमन निकले। तो यहाँ पर हमारा एक डी डैश कॉमन निकल रहा है, तो अंदर मुझे मिल रहा है दिस इज डी स्क्वायर प्लस डी इंटू डी डैश जेड इक्वल टू 0। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी डैश के कोरस्पॉन्डिंग में हम यहाँ पर अपना सी एफ निकालेंगे। तो डी डैश के कोरस्पॉन्डिंग में जो हमारा सी एफ निकलेगा वो हमारा निकलेगा दिस इज 5 दिस इज 5 x। ओके, अब हम निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज m स्क्वायर प्लस m इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास m की जो वैल्यू होगी वो -1 और 0 मिलेगी। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो CF जो होगा वो आपका कहलाएगा दिस इज 5 y माइनस x प्लस 5 3 y प्लस 0x यानी कि y। तो फाइनली हम यहां पर कह सकते हैं कि z इक्वल टू CF जो मेरे पास जो कहलाएगा वो आपका होगा दिस इज 5 x प्लस 5 y माइनस x एंड दिस इज 5 y। ओके, अब देखते हैं कि हमारा इसमें कौन सा आंसर हमारे पास आता है। तो पहला है मेरा 5 y मिला था, सही है, 5 y मिला था। दूसरा मेरे को मिला था दिस इज 5 y, देन सेकंड टर्म मेरे पास आई थी दिस इज 3 y आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई मेरा तो इसमें कोई भी आंसर नहीं है, तो मेरा ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट, यानी कि नन ऑफ दिस मेरा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेरे पास इसकी अगर हम बात करते हैं तो del 2 z अपॉन, यानी कि ये हमारे पास जो इक्वेशन जो आ रही है वो हमारे पास आ रही है दिस इज m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू हमें 0 मिल रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें m की वैल्यू -1 और -1 मिल रही है। इसका मतलब ये होगा z इक्वल टू 5 y प्लस y माइनस x प्लस ये भी ऑप्शन नहीं, तो z इक्वल टू 5 y माइनस x, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। यानी कि इसका आंसर जो होगा z इक्वल टू 5 y माइनस x प्लस x 5 y माइनस x होगा। क्वेश्चन नंबर 7, the particular integral of the partial differential equation del 2z upon del x square plus 2 del 2z upon del x del y plus del 2z upon del y square equal to e to the power 3x plus 2y दिया हुआ है। देखो यहां पर अगर मैं पार्शियल डिफरेंशियल, यहां पर अगर मैं डेरिवेटिव की बात करता हूं तो मेरे पास pi जो मुझे मिलेगा वो मुझे नीचे मिलेगा दिस इज द d प्लस d डैश का होल स्क्वायर और ऊपर मेरे पास आ रहा है दिस इज 3x प्लस 2y। और मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं d की जगह 3 और d डैश की जगह 2 पुट करूंगा तो ये मेरी वैल्यू 0 नहीं होगी। तो इसका मतलब ये होगा दिस इज 1/3 प्लस 2 का होल स्क्वायर e टू द पावर 3x प्लस 2y मुझे मिल जाएगा। इसका मतलब हो गया 3 प्लस 2 हो गया 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो मेरे पास 25 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, दिस इज द सी। मेरा आंसर जो होगा वो सी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस वन। मुझे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा। तो पहले मुझे इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन जो आ रही है तो इक्वेशन में लिखूं यहाँ पर, दिस इज द सेकंड पेज मेरे को ओपन करना पड़ेगा। तो भाई ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 8
नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि del 3z अपॉन del x क्यू, यानी कि ये बन गया मेरे पास दिस इज d3 माइनस ये बन गया माइनस 4d स्क्वायर d डैश। नेक्स्ट टर्म मेरे पास आ रही है 5d d डैश 5d d डैश स्क्वायर, और थर्ड टर्म मेरे पास आ रही है माइनस 2d डैश क्यू z इक्वल टू e टू दी पावर कितना आ रहा है 2x प्लस वाई, e टू दी पावर 2x प्लस वाई। ओके भैया, अब यहां पर मुझे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए मुझे इसको पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं फैक्टराइज नहीं करूंगा तो ये सॉल्व मुझसे नहीं होगा। तो पहले मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेता हूं। तो भाई ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरे पास क्या आ रही है, दिस इज एम क्यू माइनस 4m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 2 इक्वल टू 0। ऐसा है कि ये इक्वेशन जो मेरे पास है दिस इज क्यूबिक इक्वेशन, तो मैं क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो जो भी मेरे पास कांस्टेंट टर्म होगी उस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर क्या होंगे, दिस इज प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2। अब यहां पर मैं 1 रख के देखता हूं, तो दिस इज 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, यानी कि दिस इज 0, यानी कि प्लस 1 जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने यहां पर m माइनस 1 को मैंने 3 टाइम लिख लिया। क्या लिख लिया? 3 टाइम मैंने यहां पर लिख लिया। अब यहां पर मैंने m स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, तो m क्यू माइनस m स्क्वायर हो गया। तो मैंने यहां पर माइनस 3m का मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्लस 3m हो गया। तो यहां पर मैंने भाई 2m का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास m माइनस 1 कॉमन निकल गया, अंदर मेरे पास आएगा m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास m माइनस 1 और m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 के जो फैक्टर होंगे वो भी होंगे मेरे पास m माइनस 1 और m माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ये निकला कि मेरे पास m की जो वैल्यू होगी वो 1 और 2 आएगी। तो इसका मीनिंग में ये निकाल सकता हूं कि जो मेरे पास जो पीआई मुझे निकालना है, तो पीआई अगर मैं यहां पर निकालना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस इज पीआई इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा, दिस इज चूंकि मेरे पास यहां पर डी एम इक्वल टू 1 1 मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर दिस इज डी माइनस डी डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में डी माइनस 2d डैश इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस वाई होगा। अब देखिए, अगर मैं ई टू दी पावर 2x प्लस वाई को रखता हूं, अगर मैं d की जगह 2 और d डैश की जगह 1 रखता हूं, तो मेरे पास ये वाली टर्म 0 होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 अपॉन डी माइनस 2d डैश को मैं बाहर रखता हूं, पहले अप्लाई करता हूं d माइनस डी डैश, तो मेरे पास आएगा दिस इज 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर ई टू दी पावर 2x प्लस वाई, है ना। अब यहां पर 1 माइनस 2 माइनस 1 तो मेरे पास 0 आएगा, मेरे पास 1 बन जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, दिस इज x अपॉन डेल डी करेंगे हम, दिस इज d माइनस 2d डैश का, तो ई टू दी पावर 2x प्लस वाई होगा। नीचे मेरे पास मिलेगा 1, यानी कि मेरे पास जो आंसर आएगा वो x ई टू दी पावर 2x प्लस वाई मुझे आंसर मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा आंसर जो है वो बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन del 2z अपॉन del x स्क्वायर माइनस del 2z अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू e टू द पावर 2xy। देखिए, इसके अगर मैं पीआई की अगर मैं इसकी बात करूं, तो पीआई मेरे पास सीधे सीधे यहां पर ये है, दिस इज बाय डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर, e टू द पावर कितना है x प्लस 2y है। तो यहां पर मैंने x की जगह 1 और मतलब d की जगह 1 और d डैश की जगह 2 रखूंगा, तो मेरे पास कितना आएगा, दिस इज 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर e टू द पावर x प्लस 2y हो गया। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो दिस इज माइनस 3। तो इसका मतलब ये होगा कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ, द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन del 2z अपॉन del x स्क्वायर माइनस 2 del 2z अपॉन del x del y प्लस del 2z अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू lx। तो देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है हमारा रिलेटिव है x टू दी पावर m y टू दी पावर n से।
और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x और y दोनों की पावर यहाँ पर सेम हो रही है, तो हम यहाँ पर किसी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 है। तो अब हम इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए ना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 है ना। तो यही हम इसका निकालना चाहते हैं पी आई। तो मेरे पास जो इक्वेशन जो है वो अपने पास लिखा है, दिस इज डी माइनस डी डैश का होल स्क्वायर लिखा जाएगा और दिस इज 12xy है ना। क्योंकि यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन बन रही है वो डी स्क्वायर माइनस 2dd डैश प्लस डी डैश स्क्वायर बन रही है, तो इसको मैं यहाँ पर डी माइनस डी डैश का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इसमें 1/d को यहाँ पर चूंकि पावर दोनों की सेम है, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर d को कॉमन निकाल लेते, तो 1 माइनस डी डैश अपॉन डी की पावर मेरे पास हो जाएगी, दिस इज -2 12xy है ना। 12 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इज डी स्क्वायर, चूंकि हमारे पास पावर 1 है तो हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं, दिस इज 1 प्लस 2d डैश अपॉन डी, एंड आगे की टर्म हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा x बाय, आपको मिलेगा दिस इज 1/12 अपॉन डी स्क्वायर। अगर मैंने एक्स वाई का अंदर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आएगा जैसे 2/d, और डी डैश को अगर करूंगा तो यानी कि y को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 मिलेगा, तो इंटू एक्स मिलेगा, यानी कि मेरे पास हो गया जैसे 12/d स्क्वायर एंड दिस इज x बाय, प्लस यहाँ पर x का मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा x स्क्वायर है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे अप्लाई करना है डी स्क्वायर, यानी कि मुझे x को 2 टाइम इंटीग्रेट करना है, तो मेरे पास पहली बार आएगा तो x स्क्वायर, दूसरी बार आएगा x क्यूब, तो x क्यूब y अपॉन 3 इंटू 2 मिलेगा, देन प्लस x स्क्वायर को मैं 2 बार करूंगा तो x टू दी पावर 4 अपॉन 3 इंटू 4 मिलेगा है ना। अब मैं 12 का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे मिलेगा दिस इज 2x क्यूब y प्लस, और यहां पर मुझे मिल जाएगा x टू दी पावर 4। तो भाई ऐसा मुझे ऑप्शन देखना है जिसमें 2x क्यूब y प्लस x टू दी पावर 4 है, 2x क्यूब y प्लस x टू दी पावर 4 है, इसका मतलब ये हुआ दिस इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, द सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन d स्क्वायर प्लस 4dd डैश माइनस 5d डैश स्क्वायर z इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y। तो यहां पर मुझे इसका CF भी निकालना है और PI भी निकालना है। तो भाई सिंपल सी बात ये है कि अगर मेरे पास, अगर मुझे इसका CF निकालना है तो यहाँ पर ये इक्वेशन जो हो रही है वो m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 5 इक्वल टू 0 हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास m प्लस 5 और m माइनस 1 हो गया है ना। ये तो मेरे पास यहाँ पर चीज क्लियर हो गई, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास माइनस 5x और प्लस x मिलेगा। अब जहां तक PI की अगर हमारे पास बात है, तो PI की अगर मेरे पास बात है तो भाई यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर d की जगह रख देते हैं 2, यानी कि होगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 2 इंटू 3 एंड दिस इज अ माइनस ऑफ 5 डी डैश स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर, और साइन को हम यहाँ पर 2 बार इंटीग्रेट करेंगे, तो साइन को 1 बार इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस आएगा, माइनस कॉस को करेंगे तो माइनस साइन आएगा, यानी कि माइनस साइन, और वापस आपको वही फंक्शन मिल जाएगा है ना, मतलब 2x प्लस 3y हमें वापस मिल जाएगा, राइट। ये हमारा शॉर्टकट है। अब ये कितना हो गया मेरे पास, दिस इज 4, ये हो गया 4 टू 8, 8 3 24, 24 प्लस 4 हो गया 28, 28 में मैंने माइनस किया 9 5 9 हो गया 9, यानी कि 9 45 माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, दिस इज 17 माइनस 17 में माइनस माइनस प्लस होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि प्लस तो इसमें आ रहा है हमारे पास 1/17 sin 2x और y माइनस x y प्लस x, यानी कि ऑप्शन सी इज परफेक्ट। इसका ऑप्शन जो होगा वो सी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द PI ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि मैं जानता हूं कि r का मतलब जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपका d स्क्वायर को, और t का मतलब जो होता है वो d डैश स्क्वायर को रिप्रेजेंट किया जाता है ना। इंटू में लिखा हुआ है z, आपका है e टू दी पावर x प्लस y। अब आपको PI निकालने को बोला गया, इसका मतलब ये हुआ कि 1/d माइनस डी डैश आपका हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा दिस इज d प्लस डी डैश, राइट।
ठीक है। e टू दी पावर x प्लस वाई को मुझे अप्लाई करना है, तो ऑब्वियसली e टू दी पावर x प्लस वाई को अगर मैं d माइनस डी डैश में अप्लाई करूंगा तो 0 बन जाएगा, लेकिन इसमें अप्लाई करूंगा तो 2 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज 1/2, और यहां पर हम ये अप्लाई करना है, दिस इज 1/d माइनस डी डैश e टू दी पावर x प्लस वाई। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इसको अप्लाई करना है तो मेरे पास ये क्या मिलेगा, क्योंकि वैल्यू 0 बन रही है, क्योंकि वैल्यू 0 बन रही है तो 1/2 हो गया, ऊपर मुझे x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 1 मिलेगा, और ये टू दी पावर x प्लस वाई मेरे पास होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें से मुझे कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन डी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन जो होती है वो del टू यू अपॉन del x स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर del टू यू बाय del t स्क्वायर होती है। इसका मतलब ये होगा कि हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। तो वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन की जो इक्वेशन होती है वो del टू यू बाय del x स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर del u बाय del t होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 15, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन del टू z अपॉन del x स्क्वायर माइनस 2 del टू z अपॉन del x del y प्लस del y अपॉन del x सॉरी del z अपॉन del y माइनस del z अपॉन del x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? क्या ये होमोजीनियस है? होमोजीनियस हो नहीं सकती, क्योंकि हर डेरिवेटिव का ऑर्डर अलग अलग चल रहा है। नॉन होमोजीनियस हो सकती है, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि आपका ऑर्डर अलग अलग चल रहा है। ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। देखिए, अगर हम यहां पर अगर बात करें कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट भी है और होमोजीनियस भी है, सॉरी नॉन होमोजीनियस भी है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से यहां पर हमें जो इसका परफेक्ट सॉल्यूशन जो लगाना चाहिए वो सी लगाना चाहिए, है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following is true with respect to the formation of differential equation by elimination of the arbitrary constant। तो भाई कितने होना चाहिए? तो भाई देखो, the given equation should be differentiated with respect to the independent variable, ये तो नहीं होता है। elimination of the arbitrary constant by replacing it using derivative, ये भी नहीं होता है। if n arbitrary constant is present, the given equation should be differentiated n number of times। हाँ भाई, ये तो आपका हो सकता है, मुझे उतनी बार तो मुझे करना होगा। क्वेश्चन नंबर 17, द सॉल्यूशन ऑफ d माइनस डी डैश माइनस 1 d माइनस डी डैश माइनस 3 z इक्वल टू 0। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन अगर d माइनस m d डैश माइनस a की फॉर्म में अगर मेरे पास आती है, तो उसका जो CF लिखने का तरीका होता है वो e टू दी पावर ax प्लस 5 y प्लस mx होता है ना, y प्लस mx होता है। तो यहां पर ये हो गया, दिस इज अ, तो इसके लिए मेरे पास हो जाएगा दिस इज e टू दी पावर x हो जाएगा, और अंदर आ जाएगा मेरे पास y प्लस x, है ना, यानी कि ये हो गया। तो ये तो हो नहीं सकता भाई, ये ऑप्शन तो है नहीं है। z इक्वल टू y प्लस, दूसरा मेरे पास d माइनस, तो मेरा ऑप्शन जो होगा दिस इज ऑप्शन नंबर डी। सिमिलरली अगर मैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं तो d माइनस डी डैश के लिए जो मेरे पास होगा वो हमारे पास e टू दी पावर मतलब हट जाएगा, यानी कि y प्लस x हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास d माइनस डी डैश, यानी कि ये प्लस है तो यहां पर माइनस आना चाहिए, तो इसका ऑप्शन बी परफेक्ट कहलाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ del टू z अपॉन del x स्क्वायर माइनस del टू z अपॉन del y स्क्वायर प्लस del z अपॉन del x माइनस del z अपॉन del y इक्वल टू 0। अब इसमें से भाई कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका मतलब ये होगा कि भाई ये जो इक्वेशन जो है दिस इज द डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी माइनस डी डैश मेरे पास ऐसी आ रही है ना। तो इसका मतलब ये निकलता है कि मैं इन दोनों के फैक्टर बनाता हूं तो मेरे पास इन दोनों के फैक्टर बनेंगे, दिस इज डी माइनस डी डैश और डी प्लस डी डैश, है ना। तो इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका पेज नंबर 3, आपकी इक्वेशन है दिस इज द डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी माइनस डी डैश z इक्वल टू 0, है ना। तो हम क्या करते हैं कि पहले इन दोनों के फैक्टर बना लेते हैं। तो इन दोनों के फैक्टर मेरे पास जो है वो बनेगी d माइनस डी डैश एंड दिस इज d प्लस डी डैश प्लस d माइनस डी डैश, है ना। अब अगर मैं इसके d माइनस डी डैश कॉमन निकाले तो मेरे पास आएगा दिस इज d माइनस डी डैश और ये आएगा दिस इज d प्लस डी डैश प्लस 1 z इक्वल टू 0
तो z मेरे पास जो आएगा वो मेरे कहलाएगा दिस इज f1 y प्लस एक्स कहलाएगा, और सेकेंड टर्म के लिए मेरे पास आएगा दिस इज e टू द पावर माइनस एक्स बाई टू y माइनस एक्स आना चाहिए। तो भाई कौन है मेरे पास, दिस इज पहला क्या दिया हुआ है 5 y प्लस एक्स आ रहा है, y प्लस एक्स, दूसरी टर्म मेरे पास है e टू द पावर y माइनस एक्स आ रहा है। दैट मींस ऑप्शन सी इज परफेक्ट। और नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, d प्लस 2d डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो भाई 2d डैश है तो यानी कि e टू दी ये हो गया y e टू दी पावर माइनस एक्स हो गया, e टू दी पावर माइनस एक्स से हमारे पास एक तो जो ऑप्शन है उसके बाद आ रहा है y माइनस 2x आएगा देन x, यानी कि b इज परफेक्ट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इन ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कराने का पर्पस ये है कि आपको जब फाइनल एग्जाम में अगर आप बैठे हैं तो आपको महसूस ना हो कि आपने एक क्वेश्चन पहले सॉल्व नहीं किया हुआ या इस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व नहीं किए हुए। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर आपके सामने आ रहा है तो आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको लेक्चर को लाइक करना नहीं भूलना है, क्योंकि आपको इस लेक्चर को 100 लाइक तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, डॉक्टर सुनील गुप्ता। थैंक यू सो मच।